अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहें। अच्छा जी, कुछ हालात वाक़यात इस तरह के कि कराची के हॉस्पिटल्स जो है, अब अगर आप जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं मौजूद होते, डेंगू और टाइफाइड ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मच्छर भरपूर किस्म के कराची में हो चुके हैं, स्प्रे हो रहा है, नहीं हो रहा। और डेंगू के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं उस पर भी कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक चीज़ ज़रूर वो करना चाहूँगी। हमें क्या इतनी अवेयरनेस है कि डेंगू अगर हो जाता है तो हमें किस तरह के ट्रीटमेंट लेने चाहिए, टाइफाइड हो जाए तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट लेने चाहिए? क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं जो हमें देख रही हैं, अमूमन जब बच्चों को बुखार होता है या वो ये समझते हैं कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है तो शायद इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो वो अपने तौर पे जो मेडिसिन दे सकती हैं वो देने के बाद जो है सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे। पर सबसे पहली चीज़ ये है, मैं अपने देखने वाली जो खातून हैं उन सारी ख़वातीन को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चे बीमार हो सबसे पहले आप उनके टेस्ट, ब्लड टेस्ट लाजमी करवाएं। क्योंकि टाइफाइड और डेंगू एक मैं समझती हूँ वो ऐसी बीमारी है दोनों कि अगर इनके ट्रीटमेंट प्रॉपर जिस तरह से दिए जाते हैं वो ना दें तो ये बिगड़ जाते हैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये वो वाले बुखार नहीं है जो मौसमी होते हैं और जिसकी वजह से आप ख़ुद अगर ट्रीटमेंट करें तो बेहतरी आती है, बेहतरी नहीं आती बल्कि और मुश्किलात जो है वो पैदा होती है। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होगी। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि किसी तरह की भी बीमारी हो सबसे पहले आप टेस्ट करवाएं, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट लें। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम टेस्ट किए बगैर जाके किसी भी क्लिनिक से डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं और हम सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अच्छा जी, उसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं और आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं, शो में शामिल होना चाहते हैं, हमारे गेस्ट से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आपको नंबर नज़र आएगा और आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जो है हमारी पहली गेस्ट जो है मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शाहरुख तारिक उनका नाम है, हेड एडमिन ऑफ ऑल मैच मेकर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आज शादी की सारी तमाम जो चीज़ें हैं वो आप कॉल करके पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ जो हैं दूसरे हमारे जो मौजूद हैं गेस्ट, एडवोकेट भी हैं, तज्ज़ियाकार भी है। आज दोनों चीज़ें हम इनसे भरपूर तरीके से बात कर सकते हैं, कराची के हालात पे भी और अगर हम लॉ के हवाले से भी देखें तो उस हवाले से भी हम इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। निसार अहमद चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मैं खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये बताएं कि आप जो है सबसे पहले तो मैं एक लफ्ज़ ये पूछूंगी कि मैच मेकर कैसे बनी, क्या जहन में आया, क्या ख्याल आया? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ मुझे लगता है कि शायद बहुत कम ही सोचा जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि लड़कियाँ डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर या फिर ब्यूटिशियन कोर्सेज इस तरफ जाती है। तो आपने किस तरह सोचा कि मैं इस एक्चुअली तरफ मेरा सर्कल काफ़ी हूँ? वसी है क्योंकि मैं जॉब वगैरह भी करती रही हूँ, हम्म। सऊदीया में भी मैं रही हूँ। अच्छा। तो काफ़ी मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे और मैं ये ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का भी मैं काम करती थी, तो वो आपस में एक दूसरे से कहते रहते हैं अच्छा, कि भाई सऊदीया इसके लिए कितना बता कितना देना। अरसा रही हैं मैं आप? 14 ईयर्स रही हूँ जद्दा में। माशाल्लाह। जी। तो वो एक दूसरे से कुछ था बचपन से ही ना, जहन में बनाती रहती थी रिश्ते, इसका इससे जोड़ दिया, इसका इसकी इससे हो जाए। तो वो आपस में भी दोस्तों ने एक आध दफ़ा कहा कि यार बताओ इसके लिए, तो ऐसे ही एक आध को बताया, उनकी आपस में शादी भी हो गई, इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पाकिस्तान आके मैंने बाकायदा इस चीज़ को जो है वो फिर एज अ मैच मेकर ज्वाइन किया मैंने ना। और फिर ये ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन को जब ज्वाइन रजिस्टर्ड किया है है, ये? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारा है। 2020 में इसकी जो है बुनियाद रखी थी। इसके सीईओ हैं समी शेख साहब। 2 साल हुए? जी, तो अब उन्हीं के साथ हूँ शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा। ये कि माशाल्लाह फिर प्रोफेशनली आगाज़ किया। पहले ये है कि किसी ने पेमेंट, हमारी पेड सर्विसेज होती हैं, जी बिल्कुल। पेमेंट दे दी नहीं दी तो वो कोई इतना ख़ास नहीं था। लेकिन ये कि जब से यहाँ पे ज्वाइनिंग दी है तो
बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह कि अब एक प्रोफेशनल हैं हम। अच्छा, आम अल्फाज में कहें तो शादी के लिए जो रिश्ते करवाए जाते हैं उसे मैच मेकर कहा जाता है। जो मेरी जो औरतें मुझे घर में देख रही हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अगर कोई सवाल आपको करना हो और कोई रिश्ता अगर हो तो कॉल भी कर सकती हैं आप। अच्छा ये बताइए, ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है रिश्ते करवाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ। अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा और अगर है। बुरा हो गया तो फिर आपको पता फिर क्या होता है। तो ये देखें, कितना मुश्किल काम है? बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लोगों को तो बस ऐसा लग रहा होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि आपने किया क्या है, आपने जस्ट नंबर ही तो उठा के इधर से उधर दिया या पिक्चर ही तो दिया। लेकिन हमें पता होता है कि पूरी प्रोफाइल को जहन में रख के हम उसका मैच बनाते हैं, फिर फैमिलीज़ का राब्ता करवाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है और मुश्किल भी है। और फिर उसमें यही है कि हमारा ये है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते अच्छा, फैमिलीज़ की। ठीक है, वो आप खुद उनकी देखें। अपनी इंक्वायरी कराएं, लड़का लड़की आपस में जो भी है वो उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर भी समटाइम्स बहुत बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं हमारे लिए। जैसे कि अगर खुदा ना खास्ता कि उनका आपस में क्लैश हो रहा है तो वो फिर वो मैच मेकर को भी घसीटने की कोशिश कर रही होती हैं कि जी ये रिश्ता आपने ऐसा करा दिया, आपने हमें बताया नहीं। तो हम अब पहले ही कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेशक हमारे रिलेटिव भी हों, हमारे रेफरेंस से भी हों, मगर हम जिम्मेदारी नहीं हाँ, देते। उनको खुद देखना जी, चाहिए। वो बिल्कुल सारा कुछ उनको ऐसा खुद ही ही। है। जी। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा सा ये बताइएगा, सैलाब तो आ गया, ठीक है, उससे जो तबाहकारियां हुई हैं वो भी हो गई हैं, लोग बेघर भी हो चुके हैं। अब आगे आपको क्या नज़र आ रहा है उसकी तरह? एक तो हुकूमत की हम अगर बात करें कि हुकूमत के क्या इकदाम है अभी तक सैलाब ज़दगान के लिए, क्या क्या चीज़ें की गई हैं? क्या सैलाब ज़दगान जो वहाँ से उनके घर ख़त्म हुए हैं और वो इस तरफ आए हैं, क्या वापसी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे शहबाज शरीफ बाहर से इधर आए तो सहाफ़ियों ने ये पूछा कि आपके लिए कहा जाता है कि ये कुछ मांगने के लिए गया था, तो उसने उसी बात पर एडमिट किया कि वाकई दुनिया हमें जो समझती है कि भाई ये आए हैं बस कुछ न कुछ मांग कर ही जाएंगे, कुछ न कुछ ये इमदाद लेने के लिए आए हैं, तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया है। और मैं आपको बताऊं, मैं डिस्ट्रिक्ट दादू का हूँ, तहसील मेहड़ के शाह, ये हमारे अपने इलाके हैं, मैं उनका विटनेस हूँ। वहाँ पर तबाही क्यों हुई, कैसे हुई, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या नाअहली थी। तो इसमें मैं बताऊं, हमारे ये जो सिंध में जब अंग्रेज होते थे तो उन्होंने जो बड़े बड़े शहर थे जैसे तालका, तहसील मेहड़, वारा, के शाह, जोही या दादू, तो इनको बचाने के लिए उन्होंने बड़े दो बंद बनाए थे। ठीक है। जो बड़े होते थे, एक FB बंद जिसको बचा बंद भी कहते हैं, दूसरा सुप्रियो बंद कहते हैं। जब भी ज्यादा बलूचिस्तान से या जाबुलू इलाकों से सैलाबी रेला आता था तो वो क्या करते थे, उन्हीं बंदों के अंदर अंदर से वो पानी मंचर झील तक लेकर आते थे, फिर वहां से वो दरिया सिंध की तरफ पानी आता था। तो अभी ये हुआ, जब ये सैलाब आया, बारिश तो ज्यादा हुई, हम सब इसको एडमिट करते हैं, बलूचिस्तान में हुई। बलूचिस्तान का जो सैलाबी रेला आया वो हमारी हमल झील है, वहां पर जो आया तो वहां से जो लिंक है हमल झील का मंचर झील के साथ, वहां पर काफी जगहों से पानी को रोका हुआ था। लोगों ने अपने अपने मफाद के लिए छोटे छोटे बंद बनाए हुए थे। जब हुकूमत को ये पता था कि पानी ज्यादा आ गया है, बलूचिस्तान में ज्यादा तबाह हुई है, तो उस वक्त उनको चाहिए था कि हमल झील के जो पानी है वो मंचर में दाखिल हो रहा था, मंचर के जो दरवाजे थे उनको खोलना चाहिए था। अच्छा। लेकिन उन्होंने आखिर तक नहीं खोला। इसका नतीजा ये निकला कि ये एक डैम बनता गया, पानी ज्यादा होता गया, जो मकानात जो इलाके डूबने नहीं चाहिए थे वो भी डूब गए। ऐसी सूरत हाल हुई कि लोग आखिर में ये हुआ कि अपने खानदान को बचाने के चक्कर में खुद अपने सामने मवेशी को पानी में बहते हुए देख रहे थे, अपने घरों को, अपने मकानों को पानी में बहते हुए देख रहे थे। सिर्फ उनको ये फिक्र थी कि हम अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। वहां पर कुछ भी उनके पास रेस्क्यू करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। कुछ तो इतने बुरे फंस गए, फिर नेवी की तरफ से हेलीकॉप्टर्स वगैरह आए जो उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। तो उसके बाद अभी सूरत हाल ये हुई, जो हमारी मेहड़ तहसील है, आपने ये आप टीवी के साथ आपका लिंक है, आपको इस चीज का मुझसे ज्यादा ही इल्म होगा कि वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने खुद अपने शहरों को बचाने की काफी भरपूर कोशिश की, जिनको वर्ल्ड लेवल की मीडिया ने भी सराहा।
तो उसके बाद जो बजट दिखाई गई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इतना खर्च किया इस शहर को बचाने के लिए। अरे भाई वहां पर तो सारे मकामी लोग थे। हाँ, आपका अगर वजीर मशीर होता है वो होगा भी, लेकिन इतना खर्चा तो नहीं आया। फिर उसके बाद अभी मुझे ये पता है वहाँ पानी का जो कलर है वो ग्रीन होता जा रहा है, सब्ज होता जा रहा है। वहाँ पानी को कोई रास्ता नहीं है कि पानी आगे निकले। आगे निकल कर जो पानी का खुद जो रास्ता है, कुदरती रास्ता है जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, उनके लिहाज के अगर वो निकालेंगे पानी तो पानी की निकास भी हो जाएगी और गंदम वगैरह जो सर्दियों के फसल होते हैं वो भी हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती जो हमारा एक आम जनरल कॉन्सेप्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, मेरे ख्याल में वो 100% तो वो ठीक ही है। हमारी जो आम पब्लिक का ख्याल है कि हुकूमत ने जानबूझकर पानी को रोका हुआ है या जानबूझकर शहरों को डुबाया हुकूमत ने। इसी सबब में जो यूएनए का कोई एडमिनिस्ट्रेटर आएगा यहाँ कोई सफीर आएगा तो हम उनको दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा इमदाद हमें मिल जाएगी। अभी मैं वहां पर गया था, मैं एडवोकेट हूँ, वहां पर मैंने एप्लीकेशन भी दी थी कि भाई जो लोग खुले आसमानों के नीचे बैठे हुए कम से कम उनके साए के ऊपर आप उनको टेंट दें जो बैठे, क्योंकि जब ज्यादा पानी होता है तो। अच्छा, ये जो मैं इधर ही आपके, क्योंकि आपने टेंट की बात की तो इधर थोड़ा सा ये, एक तो ये जो एनजीओ टेंट दे रही हैं, फिर गवर्नमेंट का कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी वहां पे टेंट दे रही है, तो क्या टेंट लोगों के पास नहीं है, नहीं पहुंचे वहां पे? मैडम आपको ये पता होगा कि सिंध में तो एक दो बंदा इफेक्ट नहीं हुआ है, वो तकरीबन 5-6 जो है अजला वो इफेक्ट हुए हैं। लोगों की तादाद देखेंगे तो वो तमाम ज्यादा है। अभी पहले तो पानी का इतना पानी की वजह से रास्ता भी नहीं था कि एनजीओ वगैरह जो जेडीसी थी, अल खिदमत फाउंडेशन वाले थे, उम्मत वाले थे, यहाँ और भी जो एनजीओ काम कर रहे थे, तो वहां पर उनको पहुंचने के लिए दुश्वारी हो रही थी। फिर उसमें मैं खुद गवाह हूँ, मैं वहां पर गया तो मैंने एनजीओ के अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहीं देखा ही नहीं कि वो काम करे। बिल्कुल जो भी वहां पर काम हो रहा है, अल खिदमत फाउंडेशन हुई, जेडीसी वालों का वहां पर सिस्टम है, काफी यूनिसेफ वालों का कुछ सिस्टम है, उसके अलावा उम्मत एक जो वेलफेयर जो भी इदारे हैं वो ही काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो ही दे रहे हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही। मेरी एक जज है वहां का, मैं नाम नहीं ले रहा पब्लिकली, उससे मेरी गुफ्तगू हुई तो उसने कहा निसार भाई आप इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, हमें जो हाई कोर्ट ने चेयरमैन बनाया है कमेटी का, हमें ये मालूम हुआ है कि सिंध हुकूमत अगर 12 ट्रकें राशन की दे रही है तो यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड में 5 आती है, 6-7 किसी वडेरे किसी एमएनए एमपीए के पास चली जाती है। कभी ये भी होता है जो 5-6 जो मिलती है हमारे रिकॉर्ड में आती है उनको भी एक जगह पर वो नहीं रखते, कभी किसी के बंगले पर रखते हैं, किसी के उताक पर रखते हैं। वहां पर अगर हम छापा, खुदा न खास्ता हमें मालूमात मिल जाती है, छापा मारते हैं तो मुख्तियार कार ऐसे वो मतलब ड्रामेबाज हैं, फौरन कोई रसीद निकाल देते हैं, वो दिखाते हैं कि सर हमने ही कहा था, वहाँ हमारे पास जगह नहीं थी, हमने यहाँ रखने के लिए कहा था। तो वो अंदर से मिले हुए हैं वो सारा सिस्टम, जो वहाँ के लोग जो बड़े बड़े अमीर हैं, वडेरे हैं या एमएनए या एमपीएस हैं, उनके पास वो राशन जाता है, उनके जो जियाले होते हैं या उनके जो करीबी लोग होते हैं उनको ही कुछ मिल रहा है। बाकी जो लोग वहां पर जो मजिस्ट्रेट को चेयरमैन बनाया गया है कि भाई आप अपनी निगरानी में सुपरवाइजरी में राशन दें, उनके पास जब लिस्ट वगैरह जाती है वो अप्रूव करके जब मुख्तियार कार के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास भेजता है तो वहां पर 10-20 दिनों तक तो वहाँ लिस्ट पड़ी है, लोग वहां पर आते हैं, जाकर धक्के खाकर वापस चले जाते हैं, लेकिन वो देते नहीं है। अभी आप ये तो अभी नई शुरुआत है, लेकिन बाद में ये भी मालूम होगा कि कितना राशन खराब हो गया, कितना डैमेज हो गया, कितना वेस्ट हो गया। नाली किसकी होती है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों की। तबाही क्यों होती है? तबाही ये होती है, आपको पता होता है जब बजट होती है हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट रखी जाती है कि भाई ये बंद हैं, इनकी मरम्मत की जाए, इन पैसों से जो रोड है वहां पर उनकी मरम्मत की जाए, वहां पर जो पुल है उनकी मरम्मत की जाए, वहां पर जो कुदरती जो पानी का रास्ता है उनकी मरम्मत की जाए। वहां पर मरम्मत होती नहीं है। जब भी इस तरह का थोड़ा सा पानी आता है तो वो बंद वगैरह टूट जाता है, फिर गांव बड़े बड़े शहर भी चले जाते हैं। क्या ऐसा सिस्टम जापान में नहीं होता? वहां पर कितने जिलजिले आते हैं। आप देखेंगे समंदरी तूफान दुनिया में ज्यादा जो आती हैं वो यूएसए में, अमेरिका में आता है। क्या उनके पास इतनी तबाही क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सालाना बजट को मुनसिफाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं,
करप्शन नहीं करते। बड़े बड़े यहाँ से जो भी मसाल होते हैं, यहाँ बड़े बड़े समंदरी तूफान यहाँ से कई गुना ज्यादा वहां पर आते हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता क्योंकि वो मैनेजमेंट उनकी इतनी अच्छी रखी हुई है। या सिंध की जितनी आवाम है उतनी दिखाई नहीं गई और उस हिसाब से बजट नहीं मिलता, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है? ऐसा भी है, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लामहदूद अख्तियार आते हैं। अच्छा। पहले होती थी एक प्रोविंशियल लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ये होता कि भाई ये जो महकमे है ये वफाक और प्रोविंसेस के दरमियान होते हैं, वहां पर कुछ वफाक की बजट जाएगी, कुछ जो है प्रोविंसेस की बजट जाएगी। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद, अमेंडमेंट के बाद जो कंकरेंट के लिस्ट के सारे महकमे हैं वो सब सूबाई हुकूमतों की तरफ चले गए हैं, तो उनके पास बजट भी ज्यादा होती है। आप कभी ये रिकॉर्ड देखेंगे 2013-14 में या उसके बाद भी मैंने जो सिंध प्रोविंस की बजट देखी तो वहां पर काफी बजट साल पर खर्च नहीं होती थी, वो बचकर वफा के पास वापस चली जाती थी। मैंने ये खुद ही पढ़ा था। तो बजट अगर आती भी है तो वो इधर उधर हो जाती है। आपको ये पता होता है जो लोग सीएसएस वगैरह करते हैं, कमीशन के इम्तिहान देते हैं या ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं या जो सरकारी जो नौकरियां लेते हैं, उनका टारगेट ये होता है कि भाई वहां पर तो हमें 50-70 हजार के दरमियान तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तनख्वाह से 2-3 गुना ज्यादा हमें जो इधर उधर का माल नसीब होगा वो ही हमारे लिए काफी होता है। वो फिर व्यापार को, बिजनेस को भी तरजीह नहीं देते, तरजीह देते हैं सरकारी नौकरियों को, क्योंकि उनकी हर चीज में 2 से 3 गुना ज्यादा आमदनी हो जाती है। आप देखेंगे जो बंदा 70 हजार लेता है माहाना, तो कितने अखराजात, महंगाई कितनी है, लेकिन फिर भी 5-6 सालों के बाद उनकी आप प्रॉपर्टी देखेंगे, आमदनी देखेंगे, तो वो भी एक इलाके का एक माफिया बन जाता है, एक वडेरा बन जाता है, इतनी वो करप्शन करके ऊपर हो जाता है। तो यही सबब है। अच्छा, गवर्नमेंट को बजट भी होती है लेकिन खर्च नहीं होती। अच्छा ठीक है, इस एक सवाल मैं कर रही हूँ, उसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी, पर इस तरफ आऊंगी कि जब इतनी प्रॉपर्टी बन जाती है, ये सैलरी और इतनी प्रॉपर्टी बन जाती है, क्या इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है कि यहाँ रह के, इस पोस्ट पर रह के इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनी है? इस पे भी हम बात करेंगे, पर मैं इस तरफ थोड़ा सा आती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि अब तक मतलब जब से 2020 से अभी तक कितने रिश्ते आपने करवा दिए होंगे कराची में ही या पूरी पाकिस्तान में आपकी सर्विसेज हैं? अच्छा, मतलब माशाल्लाह से अब इसको और मज़ीद हम जो है इसको वसी कर रहे हैं। और पहले जैसे ये एक फील्ड थी कि वो लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट था कि जी मोहल्ले की खालाएं, रिश्ते कराने वाली खालाएं थी, लेकिन अब ये एक बड़ी वास्ट फील्ड बन गई है, बहुत एडवांस इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बाकायदा। और अभी भी जो हमारे सर हैं, सीईओ साहब हैं, वो पंजाब गए हुए हैं फैसलाबाद एक सेमिनार अटेंड करने। अलवाहिद एसोसिएशन के सीईओ हैं हाफिज शाहिद साहब, उनकी ज़ेर निगरानी। तो इस तरह के भी हमारे सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह भी अब हमारी जैसे होने लगी हैं, अवेयरनेस देने के लिए सिखाया जाता है। जो हैं हमारे मैच मेकर्स काम करने का, उनको तरीका वगैरह भी मतलब प्रॉपर तरीका सिखाया जाता है कि किस तरह से, ताकि आसानी हो और ज्यादा मुश्किल हो। अब्रॉड में अगर कोई रिश्ता है और पाकिस्तान से लड़की है और लड़का वहाँ, क्योंकि ज्यादातर अगर सच्ची हकीकत बात करूं, बल्कि आपसे पूछूंगी मैं ये बात, ये बताएं ये ज्यादा जो लड़कियों की वालदा या कोई भी आते हैं फैमिली से, तो उनकी क्या डिमांड होती है, कैसा रिश्ता होना चाहिए, चाहे वो हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो? लड़कियों की ज्यादा डिमांड क्या होती है? अब तो खैर ज्यादा डिमांड यही है कि अब्रॉड का चाहिए। अच्छा, यूएसए का हो, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का हो। लेकिन इससे ना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स जरा बढ़ गई हैं मैच मेकर्स के लिए, क्योंकि लोगों की डिमांड्स बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। अब वो हमें तो ज़ाहिर है कंपैटिबल उनका मैच बनाना होता है। अब एक अगर मिडिल क्लास तबके की लड़की है और इस एरिया की लड़की है, तो वो उसको उसी के मुताबिक मैच दिया जाएगा। लेकिन बाज़ फैमिलीज़ का कहना ये होता है कि नहीं जी, हम अगर आपको पे कर रहे हैं तो वो फिर उनकी एक लंबी डिमांड की लिस्ट होती है। हाँ जी, लड़की अगर इंटर भी है लेकिन वो डिमांड करेंगे हमें MBBS चाहिए, हमें इंजीनियर या हमें बाहर का, कि नहीं हमने तो आपको पे किया है तो आप तो हमारे मुताबिक ही जो है वो निकाल के दिखाएं।
इसी तरह से लड़कों की भी अच्छा, लड़कों की भी डिमांड होती है डिमांड, क्या? लड़कों की क्या डिमांड? तो लड़कों की डिमांड पूछते हैं ये? लड़कों की लड़कियों तो की बड़ी जाहिर डिमांड है वो मुझे पता है, लड़कों की डिमांड पूछते हैं। ऑब्वियसली लड़कों की तो यही होती है कि भाई बहुत बेइंतहा खूबसूरत होनी खूबसूरत हो, चाहिए, गोरी होनी लड़की चाहिए, गोरी हो, हाँ। लंबे बाल हो, मतलब वो एक पूरा हमें ना स्ट्रक्चर बना के दे देते मतलब हैं हूरें होनी कि चाहिए। वो ऐसा लगता है कि हमने शायद कोई फैक्ट्री लगाई तो हुई मुश्किल है, होती होगी बहुत ना ज्यादा जब इस मुश्किल। तरह की चीजें आपको कि जी। गोरी हो, लंबी हो, लंबे बाल हाँ, हो, खूबसूरत हो। काफी ज्यादा हाँ। मुश्किल होती है, लेकिन हमारा ये काम ही यही है कि हम काउंसलिंग करते हैं फिर हाँ। ना फैमिलीज की, उनको समझाते हैं कि देखें हर जगह आपको हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं मिलेगी, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं अपने मिजाज में, क्योंकि यही वजह है कि आप देखेंगे लड़कियों की उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मेरे बिल्कुल पास ऐसे ही। हमारे पास जो भी रिश्ते नॉर्मली आ रहे हैं, 27-28 साल की लड़की हो जाती है, वो यही है कि वो खूब से खूबतर की तलाश में ना अच्छा, थोड़ा सा बेहतर यहाँ को पे भी, भी हाँ, गवा यहाँ पे देते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, अगर आज से, क्योंकि माशाल्लाह एक लॉन्ग टाइम से आप ये कर जी, रही हैं, जी। तो आज से अगर 6-7 साल 8 साल पहले की बात करें तो उस टाइम लड़कियों की क्या एज होती थी जब रिश्ते के लिए आती थी, और अब आपने बता दिया 28 साल। जी। मुझे लगता है कि 28 साल तक तो बच्चे की शादी हो जानी चाहिए। तो वो बताएं उस टाइम का और इस टाइम का, क्योंकि अब डिमांड ज्यादा होगी ना। डिमांड ज़्यादा नहीं, उस टाइम तो ये है कि लोगों में ना 20-22 साल की उम्र में, जैसे वो 20 साल की उम्र से रिश्ते देखना स्टार्ट कर देते थे। कॉन्सेप्ट यही होता था कि 22-23 की बच्ची हो तो उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन अब तो वो स्टार्ट ही जो है ना वो 23-24 के बाद से ही लेते हैं। मतलब ये थोड़ा सा पेरेंट्स की भी मैं इसमें कहूँगी कि नाअहली है कि वो बच्चियों की उम्र जो है ना इस चक्कर में ज़्यादा कर देते हैं। और कुछ लड़कियों की भी अब डिमांड्स इसलिए ज़्यादा हैं कि अब बच्चियाँ जो है ना प्रोफेशनल फील्ड्स में पढ़ रही हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज ले रही हैं, तो वो उनको ये होता है कि जब हमने एक प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो हमारा जो जीवन साथी है वो हमसे तो ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हो। या सोशल तो मीडिया के ये बाद इस भी तो तरह ज्यादा से एक्टिव जब से जी, सोशल मीडिया बिल्कुल। पे लोग हुए, शायद इस वजह से ये भी है, कुछ इस वजह से भी है ये ब्रेक मामला से ना वापस जी। आके मैं इस पे बात करूंगी। जब से सोशल मीडिया पे सब लोग बहुत एक्टिव हुए हैं, यकीन करें, लड़कियों के, मैं लड़कों की नहीं बात करूंगी क्योंकि मैं लड़कों को इतना खूब नहीं जानती हूँ, पर मैं लड़कियों को समझती हूँ कि उनको एक शहजादा चाहिए होता है जिसके अंदर हर एक भरपूर सारी चीज़ें होनी चाहिए, बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहन भाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फैमिली छोटी होनी चाहिए। तो ये वाली बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे ये लगता है कि बस जो नसीब में, मैं कहती हूँ ये नहीं सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास है या अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, ठीक है शादी करें, ये कोई एक डील तो नहीं है ना जो आप कर रहे हो और वो डील फ्लॉप हो जाए। तो बहुत सारी डील्स फ्लॉप भी होती हैं शादी की, ये शादी भी बड़ी एक डील होती है, इस पर मैं इनसे ज़रूर बात करूंगी। कभी आप बहुत अच्छा देख के करते हैं और वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। मुझे लगता है सिर्फ दिमाग जो है ना वो मिलने चाहिए, एक दूसरे के मिजाज को समझना चाहिए, फिर रिश्ता बहुत अच्छा गुजरता है। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड चाइट विद अनीशा। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, पाकिस्तान की पहले हम बात करते हैं। पाकिस्तान में किस तरह से, अगर आम सादा अल्फाज में कहें कि रिश्ते किस तरह से होते हैं, अगर मैं कराची की हूँ और बंदा लाहौर का है, मैं मर गई तो मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कराची की हूँ और लड़का लाहौर का है या पिंडी का है, तो फिर किस तरह से वो मिलते, किस तरह से आप क्या सिर्फ नंबर उन लोगों को देती हैं या फिर उन लड़के वालों को बुलवाती हैं, एक मुलाकात आमने सामने, मतलब आपका सिस्टम तरीकेकार क्या होता है? सिर्फ नंबर देना या पहली मुलाकात अपने सामने करवाना? देखिए, हम जो है ना रिश्ते के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें मतलब इनके साथ खुद भी जो है होना चाहिए या नहीं। अगर तो फैमिली हमारे रेफरेंस की है, रिलायबल है, तो फिर ये होता है हम लड़की वालों का नंबर लड़के वालों को दे देते हैं, वो लोग आपस में बात कर लेते हैं। अगर अलग अलग शहरों के हैं तो वो वीडियो कॉल पे भी बात कर लेते हैं, या अब्रॉड का है तो भी उनके ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, वो लोग सेटिंग हो जाती है। और कुछ ऐसा भी होता है कि कभी हम दोनों फैमिलीज़ को अपने ऑफिस भी बुला लेते हैं अपने साथ भी, या हम खुद कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनके साथ हो जाते हैं।
इस तरह से भी, जैसे अगर बिल्कुल अब हमारे पास दूसरे शहर का है कोई प्रपोजल है, लड़का है, हम भी जाहिर उससे नहीं मिले हुए या उनकी फैमिली से, तो फिर ये भी होता है कि जब हम लड़का लड़की की फैमिली की बात करवाते हैं तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम खुद भी फिर साथ मैच मेकर भी हम लोग हो जाते हैं कि ताकि जो भी उनकी आपस में बात हो रही है वो हमारे सामने हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स फिर आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं, मैच मेकर को हटा देते हैं। ये थोड़ा सा बताएं कि अगर क्लाइंट जो है वो स्टार्ट में कोई आप फीस लेती हैं या रिश्ता होने के बाद, क्योंकि जब एक दूसरे को नंबर मिल गए तो हम तो पाकिस्तानी इतने माशाल्लाह तेज हैं, यकीन करे कसम से, बस मैं कहती हूँ कि ना पूछे, हम तो फौरन डायरेक्ट हो जाए। हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के बगैर हम काम नहीं करते। रजिस्ट्रेशन उनका NIC एड्रेस वगैरह देखने वालों को अगर आप बताना 10,000 रुपीज हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं लोकल प्रपोजल के ना, अब्रॉड के अलग होते हैं चार्जेस। जी हाँ भाई, पूरी जी। आप उनके साथ निकाह तक होते हैं या पहले बस निकाह का सिस्टम होता है, निकाह के बाद रजिस्ट्रेशन होती है निकाह की? रिश्ता पक्का हुआ, अगर उनकी रस्म हो गई, मुंह मीठा हुआ, तो हम फिर अपनी फीस उनसे चार्ज कर लेते हैं टोटल। फिर वो चाहे 2 साल के बाद शादी करें, 4 साल बाद शादी करें, फिर हमारा उनसे नहीं है। हमारा एक रस्म कराने तक जो है हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन जब रस्म जिस दिन होती है तो फिर हम अपनी पूरी फीस फिर जो हमारी होती है हम चार्ज करते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 300 के करीब मैच मेकर्स हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, जिसमें ऑल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी हैं, अब्रॉड से भी मैच मेकर्स हैं हमारे पास, जो कांटेक्ट में रहते हैं। जी, हम लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है माशाल्लाह से, और हम जो है ग्रुप जो हमने बनाया वह है व्हाट्सएप पे ही, तो वहाँ पे हमारी जो है ये सारी कन्वर्सेशन चल रही होती है, जो भी हमारा सिस्टम है उसके तहत हम चल रहे होते हैं। फिर वर्कशॉप्स वगैरह भी। पास कोई लड़की और लड़कों की तस्वीरें इस तरह का भी होता है कि कोई आया तस्वीरें दिखाई, जैसे फिल्मों में होता है? मैं थोड़ा फिल्में बचपन में बड़ी देखती थी कि जैसे रिश्ता लेने आए तो तस्वीरें दिखाई, ये लड़की है, ये लड़का है, लड़का ये करता है, लड़की घर में ही होती है, बस मैट्रिक किया है या इंटर किया है, इस तरह से होता है। किस तरह से आप उन लोगों को बताते हैं कि ये लड़की है? क्या स्टार्ट किस तरह से लेते हैं? पिक्चर्स होती हैं हमारे पास, जो फैमिलीज हमें जो है अलाउ कर देती हैं, तो हम फिर आगे शो भी करते हैं। पिक्चर्स हमारे पास होती हैं, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है हमारा, पूरी प्रोफाइल होती है हमारे पास ना, उनकी डिटेल्स होती हैं। तो फिर इस तरीके से हम जब हमें लगता है कि ये मैच हो रहा है इससे, तो फिर हम जो है जिस मैच मेकर के पास वो प्रपोजल है, जैसे लड़के का है, मेरी लड़की है, तो फिर मैं उस मैच मेकर से कांटेक्ट करूँगी, उसको कहूँगी कि आप अपने इस क्लाइंट को जो है मेरी ये दिखा दीजिए। इस तरीके से अगर फिर दोनों फैमिलीज़ को दिखाया जाता है, दोनों फैमिलीज ओके कर देती हैं, तो फिर हम लड़की वालों का नंबर लड़के वालों को दे देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं कि जी इनका क्लाइंट है, इसके रेफरेंस से आपके पास कॉल आएगी। इसमें ये भी एक मसला होता है, जैसे मैं भी कोर्ट में होता हूँ, इस तरह के मतलब आपका और हमारा थोड़ा सा सेम ही लग रहा है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि इद्दत पूरी नहीं होती, औरत इद्दत से पहले ही वो फाश कर दी। आपने क्या बात की है, ये सवाल कोई 8 दिन पहले मेरे जहन में था और अभी मुझे जहन में नहीं था, सच बोलूं, पर आपने ये बात की। अच्छा मुझे ये बताएं, ऐसा केस भी नजरों से गुजरा है कि इद्दत पूरे किए बगैर दूसरा निकाह, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये तो खुद मेरा तजुर्बा है, मैंने किसी को तनसीख निकाह की डिग्री दिलवाई, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, तो वही औरत मेरे गले पड़ गई, कहा कि मुझे जो है ना कोई शोर ढूंढ कर दे। अरे भाई मैं शोर भी ढूंढ के देंगे, ये तो वो हो गया कि गले ही पड़ गए। मैंने कहा मेरा जो काम था तो वो तो मुकम्मल हो गया, और अभी आपको जरूरत क्या है, अभी तो आपका ये ऑर्डर हुआ है, आपको 3 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, वो पूरी करें। मेरे जो 2 बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? मैंने कहा अगर ये सोचना था तो पहले आपने क्यों नहीं सोचा? यहाँ अगर आपने ये काम किया तो इसकी आपको पहले से कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए थी। फिर उसने क्या क्या 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में किसी को पकड़ लिया कि बस मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और हम वकील होते हैं तो कोर्ट मैरिज हम भी करवाते हैं, तो वो मेरे पास उसके साथ आ गई, कहा कि अभी शादी करवाओ और जो भी आपने चार्जेस लेना चाहते हैं आप लें। मैंने कहा वो तो है, लेकिन मैं कानूनन और शरन चीजें भी देखूंगा, पैसे तो सब कुछ नहीं है ना। सही बात। मैंने उनको बताया, कहा भाई आपकी जो हुई है, ये जो ऑर्डर वगैरह हुआ है इस तारीख पर हुआ है, इसकी जो कंप्लीशन होती है वो इस तारीख पर, मतलब 3 महीने 10 दिन के बाद ही होती है, आप उसके बाद ही आ सकते हैं, ऐसे नहीं होता। कहा कि नहीं मेरी शादी करवाओ, ये वो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे 2 बेटियां हैं, आप उनका ख्याल करें।
मैंने कहा मैं क्यों ख्याल करूं, मुझे रखना चाहिए इस्लामी तौर पर, लेकिन आपको ये पहले सोचना चाहिए था कि ये आप जो कदम उठाती हैं तो इसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर मैंने तो उनको वापस कर दिया, फिर तो वो यार अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा, ये आप जुल्म कर रहे हैं। नहीं, पर वैसे अगर कानूनन देखा जाए कि इद्दत पूरी किए बगैर इस तरह निकाह करना, इस पे थोड़ा सा कानूनन अगर आप बताएं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर कोई करता है तो फिर इस पे क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? जी जी, शादियों के 3 अकसाम होते हैं। एक होता है वैलिड मैरिज, दूसरा होता है इर्रेगुलर मैरिज, तीसरा होता है वाइड मैरिज। वैलिड होता है जिसमें 2 विटनेस हो, हकमर हो, सारा सिस्टम। और जो इर्रेगुलर मैरिज होती है, जैसे पहले 4 बीवियां हैं, 5वीं बीवी रखता है, पहले एक बहन थी जो बीवी थी, अभी दूसरी जो बीवी ला रहा है वो भी उसकी बहन है, जी साली। यहाँ ये होता है कि इद्दत पूरी नहीं होती तो वो इर्रेगुलर होता है। इस तरह का अगर कोई करता है तो वो शादी होती नहीं है। अभी ये है कि वो सेपरेट रहेगा अपनी बीवी से, और कोर्ट के हिसाब से कानूनन उसके ऊपर जुर्म होता है, 2 साल तक उसकी सजा होती है। मतलब कानूनन भी जुर्म और शरन भी, मतलब दोनों तरीके से आप पकड़े जा सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है ये उनके लिए भी है, और जो करने जा रहे हैं वो भी गौर से सुने। बताएं आप। जी तो कानून तौर पर उनको जो सेक्शन 494 पाकिस्तान पिनल कोड है, जिसमें सारे जो भी जुर्म वगैरह होते हैं उनकी पनिशमेंट बताई जाती है, तो उसमें उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर कोई उनके ऊपर कंप्लेंट वगैरह करे। और शरन तौर पर भी ये जो बच्चा होता है तो वो इर्रेगुलर शादी का बच्चा तो वो जायज ही नहीं होता है। अभी इनको ये चाहिए कि अगर हो जाता है किसी को, जैसे ये हमारी बहन इस तरह के रिश्ते वगैरह करवाती है, इनको बाद में मालूम होता है कि इसकी इद्दत पूरी नहीं होती, तो इनको चाहिए कि उनकी सेपरेशन करवाएं। फिलहाल उनको जो कंज्यूमेशन होती है उनसे रोकें, उसके बाद अगर वो टाइम पूरा हो जाता है तो बाद में वो मिल सकते हैं। सारा जो जिससे अज़दवाजी मतलब फिर से निकाह होगा या वही निकाह होगा? निकाह वही होता है, निकाह वही होगा, पर वो टाइम पूरा इद्दत का करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि ऑनलाइन भी आप सर्विसेज, आपका कोई पेज बना हुआ है क्या है? जी जी बिल्कुल, फेसबुक पे हमारा ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन के नाम से पेज है, यूट्यूब चैनल भी है हमारा। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, और फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पे भी आप लोग? जी जी, इंस्टा पे भी हैं हम लोग। अच्छा, तो कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे तो वहाँ से भी आपसे जी जी बिल्कुल, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह हैं वो सब वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। जो भी हमारे फंक्शंस वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो फेक चीजें होती है अमूमन अगर देखा जाए कि फेक लोग होते हैं जिनकी पहले भी शादियां हुई भी होती हैं, नहीं पता चलता, छुप के हुई भी होती हैं, और फिर वो आ जाते हैं कवारे बन के कि हम कवारे हैं, और फिर इस तरह के भी केसेस आपके पास आते हैं जिसमें बहुत मुश्किलात, फिर वो आप लोगों को थाना कचहरी वाला भी कुछ भुगतना पड़ता है, ये कभी भुगता है? ऐसा खैर अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के आते हैं केसेस ना। एक तो मोस्टली अब दूसरी शादी वाले बहुत आने लगे हैं हमारे पास। हर बंदा आता है कि जी हमें सेकंड मैरिज करनी है, तो ये कि फिर इनिशियली हम थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन ना अपने तौर पे करवाते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई इस बंदे की वेरिफिकेशन थोड़ी सी होनी चाहिए, तो वो फिर हमारा अपना तरीक़ेकार है, हमारी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है, वो भी करते हैं। और फिर समटाइम्स इस तरह के लीगल इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं कुछ मसले, तो इसी वजह से हमने ये एसोसिएशन बनाई है, क्योंकि ज़ाहिर हर खातून तो इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकती थी, तो इसलिए एक ये इदारा बनाया गया कि ऐसी ख़वातीन जो है जिनके साथ कभी इस तरह के मसाइल हो जाते हैं तो उनके लिए फिर हम लोग वर्क करते हैं। जो हमारे CEO हैं समी शेख साहब, तो वो लीगल एडवाइज़र भी हैं एक तरह से, तो वो फिर इस तरह के मसले मसाइल को वो देख रहे होते हैं, हल करवा रहे होते हैं लोगों के ना। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं कोर्ट मैरिज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल कोर्ट मैरिज वाला तो समझ ही नहीं आता, पर थोड़ी सी अगर उसके हवाले से बात की जाए कि कोर्ट मैरिज के लिए एज और ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें जो है होती हैं तो कोर्ट मैरिज होता है, क्योंकि अब तो बहुत छोटी उम्र की बच्चियां जो हैं वो कोर्ट मैरिज करती हैं। ये तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अच्छा, ये वकील भी नहीं देखते कि बच्ची अगर 13-14 साल की है तो मतलब जज तो कर पाते हैं ना कि बच्ची है छोटी एज की, तो उसका थोड़ा सा बताइएगा। ये मेरे पास अभी हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा के पास ये इस तरह का केस चल रहा था, उसमें तो मैं वालिदैन की तरफ से था। जो बेटी थी 2011 में पैदा हुई, अभी उसने शादी की, तो एक सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013 है, उसमें ये बताया गया है कि भाई 18 ईयर से पहले शादी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। अगर कोई करता है तो उसको
3 साल पनिशमेंट बामुशक्कत होती है, कैद बामुशक्कत होती है, और 5 लाख फाइन भी होता है अगर इस तरह का कोई करता है। उसमें निकाह पढ़ाने वाला अगर वालिदैन भी रजामंद होते हैं उस रिश्ते में तो उनको भी वो सज़ा मिलती है। कोर्ट मैरिज में मेरे ख्याल में ये एक कानूनन तो हमें इजाज़त है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अखलाकन ये बेहतर होता नहीं है। और मेरा जो ये तजुर्बा है, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं कि ज़्यादातर जो हम वकील होते हैं, जो मैरिज के लिए जो लड़की आती है, हम उनका नंबर रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 6 महीनों के बाद ये डिसोल्यूशन के लिए भी आएगी। हाँ, अच्छा, ऐसा ज्यादातर केसों में हुआ? बिल्कुल बिल्कुल 100 इसमें ये चांस होते हैं, 80% तो ये चांस होते हैं जो कोर्ट मैरिज के लिए जो आते हैं। तो हमें ये पता होता है कि ये ज्यादा निकाह नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक तो वालिदैन की कंसेंट नहीं होती, दूसरा 3-4 महीनों तक तो वो धक्के खाते हैं, इधर उधर वो रहते हैं, या उनकी ऐसी कोई सेटिंग होती नहीं है। जज्बाती होकर वो कहते हैं कि मैं तो वफादार हूँ, वफादारी दिखाने के चक्कर में वो आगे निकल आते हैं। फिर बाद में उनको समझ में आता है कि भाई हमारा तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर लड़की ज्यादातर उसमें आती है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। लड़की भी ज्यादातर वकील का वो नंबर सेव करके रखती है कि पता नहीं कल क्या होगा। तो ये इस तरह की वकील की अच्छी खासी सिस्टम चल जाता है, पहले निकाह और फिर बाद में। ठीक है। वैसे अच्छा मुझे बताएं, 2011 से अगर लगाए तो बच्ची किस एज की हुई है? मैं हिसाब में थोड़ी कम हूँ। ये 11 साल और 4 महीने। वाह अल्लाह, 11 साल 4 महीने की बच्ची ने निकाह किया। इसमें ये हो अच्छा ये बताएं, ये किसने करवाया? वो कोई है, मतलब कोर्ट मैरिज थी, सिटी कोर्ट जो होती है। इन पे एक्शन नहीं होता? जो इतनी बच्चियों के निकाह कैसे हो जाते हैं? ये कोई लॉ बना हुआ है कि मतलब एक्शन होता है, एक्शन होता है, लेकिन एक्शन उठाने वाली कोर्टें होती हैं। अभी वो जस्टिस साहब के पास जो मेरा केस लगा हुआ था, मैंने उनको कहा कि सर एक तो एक्ट बना हुआ है, उसमें ये मना की गई है आपके पास ये, क्योंकि जब मैरिज करते हैं फिर यही पटिशन फाइल करते हैं वो जो शोहर और जो होती है, तो वो पटिशन फाइल करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वालिदैन जो हमारे ऊपर केस कर रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो हाई कोर्ट तकरीबन 2000 वाला भी केस बड़ा हाईलाइट हुआ। तो हाई कोर्ट क्या करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है कि ठीक है आपको प्रोटेक्शन है, आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर FIR भी जो होती है वो भी कैंसिल करवाते हैं। तो मैंने जज साहब को ये कहा कि सर हाई कोर्ट में मेरा मतलब 2 दिन पहले केस था, मैंने कहा सर ये एक्ट बना हुआ है और इनकी एज जो हमारे पास बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उसमें एज भी छोटी है, यहाँ पर देखने में भी छोटी लग रही है, आप मेडिकल करवाएं। मेडिकल के बाद अगर इनकी एज ठीक है तो फिर आप इजाजत दें, अलो करें, लेकिन फिलहाल तो आप उनको सेपरेट करें। अगर आप सेपरेट नहीं करते हैं, जैसा आपने कहा कि नहीं ये ट्रायल कोर्ट जो नीचे वाली कोर्ट होती है, मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट, उनका काम होता है वो करें। मैंने कहा सर वहां पर हमारी जो रिवायत है 6-7 महीनों 1 साल तक तो ये केस चलता रहेगा, तब तक इनका बच्चा भी पैदा हो जाएगा और भी कुछ हो जाएगा। फिर ये मालूम होगा कि एज छोटी है 1 साल 2 साल, तो फिर उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? फिर तो कोई या तो इस एक्ट को आप खत्म करें, या तो अगर आपने ये क्या है तो इसको सही तरह से रेगुलर तो करें। तो जैसा आपने कहा कि ये हमारा चैप्टर नहीं है, वो उनका चैप्टर है, आप वहां पर कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो प्रोविंसेस या फेडरल जो भी कुछ लेजिस्लेशन करते हैं तो उनको सोचना चाहिए, फिर कोर्ट को भी इस तरह के अख्तियार दें। अभी हाई कोर्ट है, मुझे भी पता है कि उसका वाकई इसमें कोई अख्तियार नहीं था, उसका काम था कि तहफ़्फ़ुज़ दे। तो कहा उसने कहा तो मैं तो तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने फिर ये भी रिक्वेस्ट की कि सर आप तहफ़्फ़ुज़ भी दें, ये जो वालदा आई है कम से कम 10 मिनट तो आप दें। तो वो मीटिंग करें, वो रो रही थी, चीख रही थी कि ये मेरा बच्चा जिगर का टुकड़ा अभी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कम से कम मुझे मिलने दे। तो जज साहब ने भी इस पर रिफ्यूज किया, इनकार किया कि जो लड़की है शी इज एट लिबर्टी, शी नोज एवरीथिंग। नाउ अगर लड़की चाहे तो वो अपनी वालदा से मिल सकती है, लेकिन हम बाउंड नहीं कर सकते। तो अखलाकन हम इतने गिर गए हैं, इसलिए हमारे रिश्ते खानदान तबाह हो रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। जो भी है ज्यादातर शहरों में इस चीज को वो तरजीह नहीं देते कि भाई इसमें ही हमारी इज्जत है। अभी तो एक जो हमारे स्कॉलर जो फोत हो गए, आपको पता होगा वो कितने वीडियोस वगैरह लीक हो गए। ये नहीं होने चाहिए। घर की एक अज़वाजी जिंदगी है, उनको एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि भाई ये लीक करते हैं तो आपको ये इतनी सजा मिलनी चाहिए।
तो इन चीजों का बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए और सोचना चाहिए। अब वैसे भी हैकर्स बहुत एक्टिव हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप खुद हैकर बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आए। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।